हेलो एवरीवन, इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के 18th कैप्सूल में आपका स्वागत है। टुडेज ग्रामर। द यंग मैन रिफ्यूज हैविंग स्टोलन द वॉच। द यंग मैन, द वॉच, क्या ये दोनों आर्टिकल सही हैं? बोथ आर पर्टिकुलर। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसी खास यंग मैन की जिसने मना किया, हम बात कर रहे हैं किसी वॉच की जो चोरी हो चुकी है। यंग मैन ने घड़ी चुराने से मना किया, तो यंग मैन कोई पर्टिकुलर है, वॉच कोई पर्टिकुलर है, तो दोनों जगह द का लगाना सही है। तो देयर इज नो एरर इन दिस द वाला आर्टिकल। हैविंग स्टोलन द वॉच, हैविंग स्टोलन, अब यहां हैविंग सही है क्या? देखिए, बीइंग अ टीचर आई कीप इन टच विद माई स्टूडेंट्स। बीइंग का मतलब होता है एज आई एम। बीइंग अ टीचर आई कीप इन टच विद माई स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार से हैविंग बीन अ टीचर एज आई वॉज अ टीचर। हैविंग बीन अ वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन लर्निंग इंग्लिश। चूंकि मैं स्वयं एक क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि इंग्लिश सीखने में स्टूडेंट्स को दिक्कतें कहां आती हैं। तो बीइंग का मतलब होता है एज आई एम, हैविंग बीन का मतलब होता है एज आई वॉज, पास्ट के लिए। तो हैविंग स्टोलन, यहां पास्ट की बात की जा रही है कि आपने पास्ट में घड़ी चुराई थी, तो ये भी सही लग रहा है। रिफ्यूज पर ध्यान अपना लाते हैं। रिफ्यूज का मतलब होता है रिफ्यूजिंग अ प्रपोजल, आई विल नॉट डू। और इससे बड़ा मिलता जुलता शब्द है डिनाई। वी डिनाई एन एलिगेशन, हम किसी आरोप से इंकार करते हैं। आई डिड नॉट डू के लिए आएगा डिनाई, और आई विल नॉट डू के लिए आएगा रिफ्यूज। अब सोच के देखिए, यहां पर रिफ्यूज गलत है, इसकी जगह डिनाइड आना चाहिए। यंग मैन ने डिनाई किया कि मैंने घड़ी नहीं चुराई है, उस पर एलिगेशन लगाया जा रहा था, उसने एलिगेशन से इंकार किया है। We deny an allegation and we refuse a proposal. Words. Her dash display of tears at work did not impress her new boss, who felt she should try to control her emotions. उसके आंसुओं के प्रदर्शन ने उसके नए बॉस को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया, जिसको लगा कि उसे अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मॉडलिन। मॉडलिन का मतलब होता है इनसिंसियरली इमोशनल। जब कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल हो और आपको लगे कि वो सिंसियरली नहीं है इमोशनल, नकली आंसू बहाना। मेरिटोरियस मतलब एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जो बहुत ही प्रतिभाशाली हो। प्रिकेरियस इज समथिंग विच इज रिस्की और डेंजरस, जो बहुत जोखिम भरी अवस्था हो उसे कहेंगे प्रिकेरियस। प्लॉजिबल मतलब कोई चीज़ जो आपको लगता है कि वैलिड है, ट्रूथफुल है, सच्चाई है इसमें, ऐसा हो सकता है, दैट इज प्लॉजिबल। एंड स्कीमेटिक इज समथिंग विच इज फॉर्मल और समथिंग विच इज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। तो अब सोचिए यहां पर कौन सा ऑप्शन आ सकता है? हर डैश डिस्प्ले ऑफ टीयर्स, हर मॉडलिन डिस्प्ले ऑफ टीयर्स। इनसिंसियरली इमोशनल डिस्प्ले ऑफ टीयर्स उसका था, वह उसके नए बॉस को प्रभावित नहीं कर पाया, जिसने सोचा कि उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। मॉडलिन डिस्प्ले ऑफ टीयर्स, आंसुओं का अस्वाभाविक नकली प्रदर्शन। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे। चाइनीज ट्रांसग्रेशन। Reflecting China's need for reasserting and propping up its authoritarian dictatorial regime, the NPC had decided to pass a draconian law for Hong Kong which will allow presumptive arrest of pro-democracy protesters. This, most Hong Kongers have said, would be the end of Hong Kong as it had been until now. लिया गया है ये हितवाद से 27 मई के। चाइनीज ट्रांसग्रेशन। अब देखिए, चाइनीज तो चाइना का ही एडजेक्टिव है, और ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है जब आप वायलेशन करें। तो चाइना ने किसका वायलेशन किया होगा? इंटरनेशनल नॉर्म्स या बाउंड्रीज का, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, कायदे कानूनों का, या सीमा रेखा का उल्लंघन किया जाए तो उसे कहेंगे चाइनीज ट्रांसग्रेशन। रीअसर्टिंग
and propping up its authoritarian dictatorial regime. रीएसर्टिंग का मतलब होता है दोबारा अपनी बात को कहना, टू रीएस्टैब्लिश द अथॉरिटी. प्रॉपिंग अप मतलब सपोर्ट करना. इट्स अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल रेजीम, इसके टिरेनिकल रेजीम, इसके बहुत ही तानाशाही पूर्ण शासन. अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल रेजीम, तानाशाही पूर्ण शासन. एनपीसी, एनपीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो दरअसल पीआरसी, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मल नेम है, इसके नेशनल पार्लियामेंट को कहते हैं एनपीसी. ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट है जिसमें लगभग 3000 मेंबर्स हैं. ड्रेकोनियन लॉ, कोई लॉ ड्रेकोनियन कहलाता है जब बहुत स्ट्रांग हो और बहुत ऑपरेसिव हो, बहुत कठोर कानून हो, अन्यायपूर्ण कानून हो, शोषण करता हो, तो उसे हम ड्रेकोनियन लॉ कहते हैं. प्रिजम्पटिव अरेस्ट, ऐसी गिरफ्तारी जो अनुमान के आधार पर की जाए. ऐसी अरेस्ट जो इस उम्मीद में की जाए कि यदि गिरफ्तार नहीं किया तो कोई ऑफेंस किया जा सकता है. मतलब ऑफेंस होने के पहले उसकी आशंका में किसी को गिरफ्तार करना ही प्रिजम्पटिव अरेस्ट. इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर. देखिए, वुड बी द एंड ऑफ समथिंग as it has been until now, would be the end of something as it has been until now, changing completely, creating a new normal. जब कोई चीज पूरी तरह से बदल जाए तो it would be the end of this as it has been until now. देखते हैं पूरा पैसेज. चाइनीज ट्रांसग्रेशन, चाइना द्वारा सीमाओं का उल्लंघन, सीमाओं का अतिक्रमण. रिफ्लेक्टिंग चाइनाज नीड फॉर, चाइना को आवश्यकता है, उस आवश्यकता को दर्शाने वाले कदम है. कौन से? रीअसर्टिंग एंड प्रॉपिंग अप इट्स अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल रेजीम. चीन को अपने तानाशाही पूर्ण शासन को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बात को दोबारा कहने के लिए आवश्यकता है, उसको रिफ्लेक्ट करते हुए द एनपीसी हैड डिसाइडेड टू पास द ड्रेकोनियन लॉ फॉर हांगकांग. नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने हांगकांग के लिए एक कठोर कानून पास करने का निर्णय लिया था, विच विल अलाउ प्रिजम्पटिव अरेस्ट ऑफ प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स, जो प्रजातंत्र का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों को बिना कोई अपराध के भी पहले से गिरफ्तार करना अलाउ करेगा. और यह अधिकांश हांगकांगर्स ने ऐसा कहा है, वुड बी द एंड ऑफ द हांगकांग एज इट हैज बीन अंटिल नाउ, कि जो हांगकांग आज तक रहा है वो अब समाप्त हो जाएगा. हांगकांगर्स का मानना यह है कि प्रिजम्पटिव अरेस्ट को अलाउ करने वाले ड्रेकोनियन लॉ को पास करके एनपीसी ने हांगकांग को पूरी तरह से बदल देने का फैसला लिया है. और एनपीसी ने फैसला इसलिए लिया है ताकि वो अपने तानाशाही पूर्ण शासन का समर्थन कर सकें और उसको बनाए रख सकें. थैंक यू डियर फ्रेंड्स. देखते रहिए जस्ट 7 मिनट्स विल डू सक्सेस. एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे.